वेलकम टू करनी एकेडमी एंड एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग। मैं रवि भार्गव, पॉलिटिकल विशेषज्ञ, आपको आज से भारतीय संविधान का अध्ययन करवाऊंगा। लेट्स सी टू स्टार्ट। देखिए मित्रों, भारतीय संसद, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संसद जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पार्ट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसमें मेनली भारतीय संसद के फंक्शन के बारे में अध्ययन करना है। तो आइए अपन बात करते हैं उस पर। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये भीमराव अंबेडकर के शब्दों में है। भारत के संविधान की विशेषताओं में संविधान का कार्य, संविधान सभा का कार्य संचालन योग्य रहा। साथ ही साथ हमारा जो संविधान है बहुत ही फ्लेक्सी है और ये अलग अलग रूपों में अलग अलग बिहेवियर करता है। जैसे शांति काल में वो संघात्मक हो जाता है, फेडरल हो जाता है, वही ये युद्ध काल में यूनिटरी, एकता या एकात्मक शासन का रूप अपना लेता है। ये किसके वर्डों में? भीमराव अंबेडकर के शब्दों में। भीमराव अंबेडकर ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय संविधान के दो कार्य हैं और दो वो अलग अलग रूपों में व्यवहार करता है। जैसे देश में शांति, पीस हो तब वो संघात्मक रूप, वहीं जब युद्ध या बाह्य आक्रमण की आशंका हो तब वो एकात्मक शासन की ओर अपना रुख अपना लेता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे युद्ध काल है, ठीक है ना, उस समय राज्य के संदर्भ में कानून बनाने की जितनी भी शक्तियां हैं वो किसके पास चली जाती है? भारतीय संसद के पास। किसके पास चली जाती है? भारतीय संसद के पास। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे और मैं आपको एकात्मक शासन के कुछ एग्जाम्पल देता हूं फ्रेंड्स। जैसे राज्यपालों की नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार। यहाँ केंद्र सरकार क्या करेगी मित्रों? केंद्र सरकार राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश या रिकमेंडेशन भेजेगी और उसी के आधार पर क्या करेंगे राष्ट्रपति महोदय उसी के आधार पर राज्यपालों की नियुक्ति करेंगे। और मैं बताता हूं केंद्र की कुछ ऐसी सर्विस जो नियुक्ति तो भारत सरकार से होती है, परंतु उनके अधिकारी कहां पर करते हैं काम? राज्यों में। जैसे सिविल सर्विस के अधिकारी, कौन? सिविल सर्विस के अधिकारी। अपन ऐसी सभी व्यवस्थाएं जो भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसका एक एक का अध्ययन बहुत ही डेप्थ में जाकर करेंगे। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं, जैसे अमेरिका की बात करें तो वहां पर कैसा है? ड्यूल सिटीजनशिप, मतलब दोहरी नागरिकता। कैसी है? दोहरी नागरिकता। वहीं हमारी कैसी सिस्टम है? एकात्मक नागरिकता या एकीकृत नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। इसका मीनिंग क्या है और हमने सिंगल सिटीजनशिप को क्यों अपनाया, इसके पीछे क्या रीजन रहा, तो उस पर भी अपन डिस्कशन करेंगे। ये सभी चीजें आपको एक एक पॉइंट में आएगी फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, पहले तो मैं बताता हूं भारतीय संविधान है क्या, फिर उसकी विशेषताएं या फीचर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संविधान से क्या तात्पर्य है? संविधान से क्या तात्पर्य है? संविधान में किसी देश का संविधान तो होता ही है। जैसे अपन भारत के संदर्भ में मोस्टली पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जैसे अमेरिका का भी संविधान है, इंग्लैंड का भी संविधान। मैं इन देशों का बार बार इसीलिए नाम लूंगा क्योंकि ये दुनिया की डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री है, अर्थात ये विकसित राष्ट्र है, ठीक है ना। हम उसी से तुलना करेंगे। अब भारतीय संविधान की मैं बात करूं तो भारतीय संविधान जो संविधान सभा ने लिखा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने लिखा, तो उसके पीछे, संविधान लिखने के पीछे क्या कारण रहा, ठीक है ना। ये संविधान क्यों लिखा, इस संविधान का रिलेवेंट हमारे लिए उपयोग क्या है, पहले तो मैं इसके बारे में बताता हूँ, फिर अपन एक एक करके इसकी जो फीचर्स हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए मित्रों, किसी भी राष्ट्र का, न कि भारत
विश्व में किसी भी राष्ट्र का संविधान लिखने के पीछे एक ही कारण है, तो वो कारण है वहाँ के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है उस संविधान में। किसको? भावनाओं को, प्लस भावनाओं के साथ साथ विश्वासों को उस राष्ट्र के लोगों की कि ऐसे विश्वास और ऐसे उसमें मूल्य रखें कि उस संविधान में लोग क्या करें? विश्वास करें, या अपन कह सकते हैं उसको शाश्वत मूल्य, क्या कह सकते हैं? और इन तीन चीजों से ही क्या मिलकर बनता है किसी भी राष्ट्र का संविधान? लोगों की भावनाएं प्लस विश्वास, शाश्वत मूल्यों का एक समायोजन या कोऑर्डिनेशन करके एक अपन पुस्तक में लिखते हैं। उस पुस्तक का क्या कहते हैं अपन? संविधान। और संविधान क्या है? एक फिजिकल गुड्स या भौतिक वस्तुएं क्या है जिसको अपन छू सकते हैं, ठीक है। और इसका रिलेवेंट क्या है? इससे किसी राष्ट्र की क्या चलती है? राजनीतिक व्यवस्था। क्या चलती है फ्रेंड्स? राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है ना। तो राजनीतिक व्यवस्था की मैं बात करूं तो वापस अपन थोड़ा इसको डेप्थ में समझते हैं। यदि आपने संविधान का मीनिंग समझ लिया, समझ रहे हो, ठीक है ना, तो समझो मैंने पॉलिटिकल साइंस का पार्ट सेकंड पूरा समझ लिया, ठीक है ना। अब देखो मैंने जो बातें बताई थी उसमें एक तो किसी भी संविधान में उस राष्ट्र की भावनाओं को रखा जाता है। किसकी? अब जैसे मैं भारत के संदर्भ में बात करूं, यहां पर मैं एक टर्म लिख देता हूं, भारत का संविधान, ठीक है फ्रेंड्स। अब भारत के संविधान में यहाँ पर आप जो संविधान सभा संविधान को लिख रही थी, न केवल हिंदुओं को ध्यान रखा गया इस संविधान को या लिखा गया, बल्कि जैसे मुस्लिम, ठीक है ना, सिख, ईसाई और अदर कम्युनिटी जो भी हैं उन सभी को हितों को ध्यान में रखकर लिखा गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे राष्ट्र में 6 अल्पसंख्यक हैं, वर्ग हैं, और वो अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, जैन, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई, ये 6 हैं। और आप इनको 6 के प्रोविजन हैं हमारे संविधान में मिलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, और इनमें आप सीधे सीधे देखोगे तो आपको इनके हितों के संरक्षण के लिए बात की गई है। जैसे जैसे मैं आर्टिकल बताता हूं, 14, 15, 16, 17, 18, राइट टू इक्वलिटी। और राइट टू इक्वलिटी का मतलब है समानता का अधिकार। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी अदर वर्ग है, उन सब की भावनाओं को इक्वल बराबर रखकर एक संविधान हमारी संविधान सभा ने प्रस्तुत किया। और देखना, एक आप ध्यान रखना फ्रेंड, आपके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि हमारे संविधान को लिखने वाले हैं भीमराव अंबेडकर। आपका ये दिमाग गलत चल रहा है। भीमराव अंबेडकर ने एक लिखा है संविधान को, वापस उसको अच्छे तरीके से पढ़ा था, ठीक है ना। बाकी हमारा संविधान लिखने वाला व्यक्ति है, अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो आपको ध्यान होना चाहिए, BN राव। कौन है? BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। इन्होंने हमारी जब संविधान सभा की सेकंड सीटिंग या दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और फर्स्ट सीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो आप सेकंड सीटिंग में ये राजेंद्र प्रसाद को तो संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है और इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। ये इतने महान व्यक्ति थे, 1946 की बात कर रहा हूँ, उनसे पहले ये कैम्ब्रिज, लंदन से तो पढ़े लिखे हुए थे, साथ ही साथ उनकी जो जुडिशरी शिक्षा है बहुत ही अच्छी तरीके से हुई थी। और ये फ्रेंड्स 1944 से 46 तक क्या रहे? कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे। और इन्होंने एक भारतीय संविधान सभा के सामने एक संविधान प्रस्तुत किया। उस संविधान में 243 आर्टिकल थे। कितने थे? 243 और 13 अनुसूचियां, ठीक है ना। और जब ये संविधान सभा के सामने संविधान प्रस्तुत किया गया तो फिर अगला कार्य किसने किया? भीमराव अंबेडकर ने।
भीमराव अंबेडकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे भारतीय संविधान जब अध्ययन करते हो तो भीमराव अंबेडकर का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके पीछे मैं रीजन बताता हूं। जब इस संविधान को पढ़ने के लिए या उसके ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का एक समिति का गठन किया गया था, जो आपको अच्छी तरीके से पता है, प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति क्या है फ्रेंड्स? ये संविधान को जो BN राव ने प्रस्तुत किया उस संविधान का अध्ययन करना। और ये प्रारूप समिति किनकी अध्यक्षता में? तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। और इसमें कितने मेंबर थे? 7। और वह वापस जब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष अपने विचार उसमें कुछ बेनेगल नरसिंह राव ने जो संविधान प्रस्तुत किया उसमें ऐड किए और उसमें आर्टिकल बताए कि हमारा संविधान में आर्टिकल होने चाहिए 315। कितने? 315। और अनुसूचियां कितनी होनी चाहिए? तो अनुसूचियां होनी चाहिए 8। कितनी होनी चाहिए? तो आप इसका देखना सीधे सीधे भारतीय संविधान पे इसका असर पड़ता है। वो कैसे मैं बताता हूं। जब हमारा मूल संविधान था तो उसमें देखना फ्रेंड्स 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? तो ये भी आपको दिमाग में आना चाहिए। फिर ये जो भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने संविधान प्रस्तुत किया तो ये संविधान भारतीय लोगों के सामने रखा गया। किन के लोगों के? भारतीय। और फिर भारतीय लोगों की कुछ अल्पसंख्यकों की कुछ मांगे थी, उन मांगों को उसमें ऐड किया गया। तो हमारा जो फाइनली संविधान जो 26 नवंबर 1949 को जो तैयार हुआ था, लोगों की कुछ मांगों को उसमें ऐड किया गया था। और फिर उसमें 395 तो टोटल क्या है? अनुच्छेद। और 8 क्या थी उसमें? शेड्यूल्स। तो ये भी फ्रेंड आपको ध्यान रखना है। अब आप 12th क्लास के क्या हो? स्टूडेंट हो। तो आपको कोई भी आपके कजन या रिलेटिव आपसे पूछ सकता है कि भाई आपने क्या सब्जेक्ट लिया? तो मैंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया। आप तो ऐसे बोल गए। अब उसने पूछा कि बेटा कोई बात नहीं, पॉलिटिकल साइंस तो लिया, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, फिर मुझे बता कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो आप कहोगे कि सर, कहोगे अंकल भारतीय संविधान में अनुच्छेद है 395। तब तो अंकल क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाइड। पूछेगा बेटा शेड्यूल्स कितनी है? तो आप कहोगे सर हमारा मूल संविधान है उसमें तो शेड्यूल्स 8 थी और वर्तमान के संविधान में हमारी शेड्यूल्स हैं कितनी? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर वो अंकल पूछ लेंगे कि आप और क्या हमारे संविधान में है? तो आपको ध्यान रखना ये जो 395 अनुच्छेद हैं ये कितने भागों में डिवाइड है? 22 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है? 22 भागों में। और पूछ लेगा हमारे संविधान में क्या है? तो आप कहोगे अंकल हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है जो संविधान का दर्पण कहलाता है या संविधान का एक छोटा रूप है। तो अंकल कहेंगे वाकई में आपको भारतीय संविधान का नॉलेज है। आप ऐसे मार दोगे तुक्के में कि हाँ अंकल हमारा तो यहाँ आर्टिकल 350 है, तो कहेगा बेटा तूने क्यों ली भाई भारत का संविधान या पॉलिटी सब्जेक्ट? तो आपकी उस पर उस समय आपकी थोड़ी लज्जापन या किरकिरी होने लगेगी। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में और किन लोगों का हित हो, और भी लोगों के कुछ विश्वासों को ध्यान में रखकर हमारे संविधान का निर्माण किया गया। और मैं विश्वास बताऊं तो विश्वास कैसे हैं? जैसे भारत में कोई भी नागरिक, जैसे वो ST हो, SC हो, OBC हो, एवरीबडी, कोई भी नागरिक भारतीय संविधान के सामने क्या है? इक्वल। जैसे कोई व्यक्ति है और ज़्यादा वो एबिलिटी है उसमें, तो भारत की सबसे उच्च सेवा प्राप्त कर सकता है। IAS जैसी नौकरी या IPS, IFS जैसी नौकरी प्राप्त कर सकता है। उसको किसी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ठीक है, फिर देखिए थर्ड बात, उसमें रखा गया है शाश्वत मूल्यों को, हमारी वैल्यूज, हमें किन किन चीज़ों की नीड्स है, हमारे शाश्वत मूल्य कैसे हैं, तो इस पर भी ध्यान रखें। जैसे हमारे मूल्य भाषा, संस्कृति, ठीक है, हमारे कस्टम्स, उनको भी ध्यान रखकर हमारी जो संविधान है उसमें इन चीज़ों का भी उल्लेख किया गया है। तो इन चीज़ों को जब अपन मिलाएंगे तो एक संविधान का निर्माण होगा। अब मैं बात करता हूँ
जो हमारा संविधान है, ठीक है ना, ये संविधान वर्ड आया कहाँ से? तो आपको ध्यान होना चाहिए ब्रिटेन से। कहाँ से आया? कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड, जिसका हिंदी रूपांतरण है संविधान। और सबसे पहले किस व्यक्ति ने इस संविधान शब्द का प्रयोग किया? तो आपको पता होना चाहिए, सर हेनरी मैन ने। किसने किया? सर हेनरी मैन। और ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के। और ये कैसे व्यक्ति थे? समानतावादी व्यक्ति थे। अब फ्रेंड, जो समानतावादी व्यक्ति होगा तो उसको मूल्यों का पता होगा। कैसे? समानतावादी इक्वलिटी की बात करेगा। वो कहेगा भाई हम सब क्या हैं? इक्वल। इस समाज में कोई पर्टिकुलर कोई क्लास या एलिट क्लास नहीं है, एवरीथिंग सभी क्या है? इक्वल है। ठीक है ना? आप अपने विशेषाधिकार को मत बताइए। हम एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे देश में सभी नागरिक क्या है? इक्वल। कोई ऊंच नीच भेदभाव, अमीर गरीब ऐसी हमारे देश में व्यवस्था नहीं है। तो इससे ही क्या हुआ, आगे जब ये बात समानता की हुई तो इससे कहीं ना कहीं अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सब क्रांतियां किससे हैं? समानता के आधार पर हुई हैं। कौन कौन सी? अमेरिकन क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। फिर मैं बात करूं अमेरिकन क्रांति या स्वतंत्रता संघर्ष, आप जो भी अच्छा लगे वो कह दो। फ्रांस की क्रांति, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके रूस की क्रांति। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं भारतीय संविधान कैसा है। ये मित्रों आपको बातें ध्यान होनी चाहिए। यदि आपको ये ध्यान नहीं है तो फिर आप संविधान के बारे में आपको ये समझो कि कुछ भी नॉलेज नहीं है। ठीक है ना? भारतीय संविधान, अब देखिए भारतीय संविधान कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित संविधान। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है? लिखित। और इसको लिखने के लिए मैंने बता दिया है आपको कि एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। और अमेरिका की बात भी करें तो वो भी कैसा है? लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित, जो एक विधिवत रूप से संविधान सभा का गठन करके उसको लिखा गया है। ठीक है, तो वो लिखेगा तो उसमें आर्टिकल होंगे, पार्ट्स होंगे, समझ रहे हो? अब भारतीय संविधान के संदर्भ में बात पढ़ें तो भारतीय संविधान को लिखने में 2 वर्ष, कितने वर्ष? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। कितने दिन? 18 दिन लगे। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर लगभग भारत के संविधान को लिखने में कितने रुपए? 64 लाख रुपए का व्यय हुआ। कितना? 64 लाख रुपए का खर्च हुआ। और इसको लिखने के लिए 166 क्या हुई? बैठक। और 12 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन? 12 अधिवेशन। मैं भारतीय संविधान के संदर्भ में बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान की जो लास्ट सीटिंग है 12वां अधिवेशन या 166वीं बैठक, वो कब हुई? 24 जनवरी। ये सभी चीजें आपकी हैं बुक्स में। ठीक है ना? 1950। और इस दिन क्या हुआ? भारत के राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया। 24 जनवरी की तिथि इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे संविधान सभा के लिए और संविधान के लिए? इसी दिन राष्ट्रपति की नियुक्ति प्लस राष्ट्रगान को अपनाया प्लस राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी हमने 24 जनवरी को अपनाया। अब मैं बात करूं लिखित संविधान कैसा है। लिखित संविधान, ये बातें और इसके अलावा मैंने बता दी भारतीय संविधान में क्या है? 395 आर्टिकल और 22 पार्ट या भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान में।
और फ्रेंड्स आपके बुक्स में एक वर्ड और लिखा हुआ आएगा कि 395, लेकिन कुछ आर्टिकल के सब आर्टिकल है। जैसे मैं आर्टिकल बात करूं 21 की, राइट टू फ्रीडम, कौन सा है, राइट टू फ्रीडम, वो है तो 21 नंबर का आर्टिकल है। प्लस उसमें यह भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन, ऐसे कर करके कुछ आर्टिकल के सब आर्टिकल हो गए और वो लगभग उनकी संख्या हो गई 450। कितनी हो गई, 450। लेकिन वर्तमान में आर्टिकल कितने अपने 450। जो हमारा जो संविधान है, मूल संविधान, उसमें आर्टिकल आज भी कितने हैं 395। अब कुछ संविधान ऐसे होते हैं अलिखित संविधान। कैसे होते हैं, अलिखित। और वो अलिखित संविधान कौन से हैं बात करूं मैं, जैसे इंग्लैंड, सऊदी अरब। आपके दिमाग में अब आया होगा मित्रों कि सर ये अलिखित कैसे है, क्या इनका संविधान है ही नहीं, क्या इनका अलिखित संविधान कैसे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर आपने भारत और अमेरिका के संदर्भ में तो बता दिया कि वो कैसा है, लिखित है, कैसा है, लिखित, और वहां कैसा है, अलिखित कैसे। तो आपका आंसर होना चाहिए कि उनका संविधान है, परंतु उनकी संविधान को एक विधिवत रूप से उसको पुस्तक के रूप में या बाइंडिंग नहीं करवाया। बाकी उनके राजाओं के आदेश व न्यायपालिकाओं के निर्णय आज भी एक पेज के रूप में या उनका नोटिस के रूप में एक एक करके उसका समायोजन किया जा रहा है, बट उसको अभी तक पुस्तक का रूप नहीं दिया गया। बाकी उन्हीं का भी क्या है, अपना एक पर्टिकुलर संविधान है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन बात करें फ्रेंड, भारतीय संविधान की विशेषताएं। आपका जो पहला टॉपिक है उसका नाम ही यही है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। उसमें आपको 17 या 18 जो भी इसके फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके साथ आपको एक प्रीम्बल भी पढ़नी है। ऐसे करके आपकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। अब देखते हैं, अपन बात करते हैं भारतीय संविधान में क्या क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। मैं एक बार इन 17 पॉइंटों का आपको डिस्कशन करता हूं, इससे आपको भारतीय संविधान का एक खाका है जो आपको पता चल जाएगा कि हमारे संविधान में इन चीजों के, इन मूल्यों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा हमारा संविधान। मैं एक एक पे सब चीजों पे डेप्थ में बताऊंगा, परंतु मैं एक बार आपको इसका छोटा परिचय दे रहा हूं संविधान का। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में क्या है अभी बात करेंगे। भारत में सर्वोच्च कौन है, जैसे जनता है, सभी एक एक पे बात करेंगे। फिर प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान का क्या है, छोटा रूप। हमारा जो संविधान है, जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादे ने क्या अपने हाथों से लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि भारतीय संविधान को अभी भी टाइप नहीं करवाया है, वो एक हस्तलिखित है और 2 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी व इंग्लिश। कौन कौन सी भाषा, हिंदी व इंग्लिश। और लिखने वाले कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इस पे चित्रकारी करने वाले कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, शांति निकेतन के विद्यार्थी और अध्यापक। और अध्यापक में भी कौन, नंदलाल बोस। कौन है मित्रों, नंदलाल बोस। और मैं बताता हूं आपको, उस पर चित्रकारी करने वाले और उनका नंदलाल बोस का सहयोग देने वाले राजस्थानी हैं। कौन है, किशनगढ़ शैली के कृपाल सिंह। कौन, किशनगढ़ शैली के कृपाल सिंह। तो अब बात करते हैं प्रस्तावना, जो संविधान का क्या है, छोटा रूप, ठीक है। फिर तीसरी बात करते हैं, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विशाल संविधान है। इसके बारे में भी मैं आपको डेप्थ से बताऊंगा, नो टेंशन लेना आप। भारत का संविधान विशाल बड़ा कैसे, अब मैं बताता हूं 1 मिनट में। भारत के संविधान में 395 क्या है, आर्टिकल, जबकि अमेरिका के संविधान में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। कितने, 7 अनुच्छेद। तो एक बात तो ये अंतर हो गया, हमारा संविधान 395 अनुच्छेद का, जबकि वो 7 अनुच्छेदों का। तो सबसे बड़ा तो हमारे जैसे डीपीएसपी है तो उसके लिए 15-16 अनुच्छेद हैं, जबकि अमेरिका में तो डीपीएसपी है ही नहीं, डीपीएसपी है ही नहीं। और अमेरिका का संविधान की मैं बात करूं, मैं बार बार अमेरिका इंग्लैंड का नाम लूंगा, ठीक है ना। अपन को अमेरिका इंग्लैंड के संविधानों का और भारत के संविधानों का साथ में अध्ययन
करना है, ना कि पाकिस्तान, ठीक है ना, भूटान, ऐसे देशों का अपन को अध्ययन नहीं करना है जिनकी एक संविधान की व्यवस्था भी और राजनीतिक व्यवस्था भी क्या नहीं है, सही नहीं है। तो हमारे संविधान में कितने 395 अनुच्छेद, जबकि अमेरिका में कितने 7। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका के संविधान में सिर्फ 4000 वर्ड है, और 4000 वर्ड में इतनी अच्छी खूबसूरत व्यवस्थाएं उन्होंने अपने लिख दी संविधान में कि उनको बार बार संशोधन नहीं करना पड़ रहा है। आज तक अमेरिका के संविधान में कितने अमेंडमेंट हुए, तो 27, जबकि भारत में कितने हुए 104, कितने 104। जबकि इंग्लैंड की मैं बात करूं तो इंग्लैंड का संविधान कोई भी फिक्स आर्टिकलों में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंग्लैंड में उनके जैसे 1215 में मौलिक अधिकारों की घोषणा की ना राजा जॉन ने, वहां से लगाकर आज तक उन संविधानों के निर्णय आदेशों को एक नोटिस के रूप में लिख रहे हैं, उनको एक संविधान का दर्जा या संविधान के रूप में न निर्मित किया जा रहा है। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उसमें ऐड कर दिए। फिर हमारी संविधान की बात करूं, लिखित व निर्मित संविधान, रिटन एंड क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित, मैंने बता दिया हमारे संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। अब मैं बात करूं संसदीय शासन व्यवस्था, और हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया, तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया वो इंग्लैंड से। कहां से लिया? इंग्लैंड से। हमारा जो संविधान है उस पे सबसे ज्यादा प्रभाव तो भारत शासन अधिनियम 1935 का है, जिससे लगभग हमारे संविधान के 395 से 250 आर्टिकल 2/3 किससे प्रभावित है? 1935 के अधिनियम पर। और भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था हमने कहां से एडॉप्ट की? वो की हमने इंग्लैंड से। कहां से की? इंग्लैंड से। अब सर बताओगे सर ये होता क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें होता क्या है फ्रेंड, इसमें जैसे एक संसद होगी वो 2 सदनों से मिलकर बनेगी। एक संसद होगी 2 सदनों से मिलकर बनेगी। हम जैसे संसद कहते हैं, इंग्लैंड में कहते हैं पार्लियामेंट्री। हम कहते हैं लोकसभा तो वो कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। हम कहते हैं राज्यसभा तो वो कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो वहां पर 2 सदन, यहां पर भी क्या है 2 सदन। अब ये 2 सदन अपनी सरकार का मंत्रिमंडल भी बनाएगी, मंत्रिपरिषद भी बनाएगी और एग्जीक्यूटिव भी बनाएगी। हमारा एग्जीक्यूटिव और हमारी जो कार्यपालिका वह इंग्लैंड की कार्यपालिका में अंतर है। वो कैसे कि भारत की जो कार्यपालिका का हेड ऑफ द नेशन या कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट। जबकि इंग्लैंड में कौन होता है? राजा। वो राजा कैसा होता है? वो होता है वंशानुगत। कैसा होता है? वंशानुगत। जबकि भारत में राष्ट्रपति होता है वो कैसा होता है? वो एक निर्वाचित होता है। कैसा होता है? निर्वाचित। और उसका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। और संसद चाहे तो उस राष्ट्रपति को क्या कर सकती है? हटा सकती है। क्या कर सकती है? हटा सकती है। जबकि इंग्लैंड में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अब बात करूं मैं मौलिक अधिकार की, ठीक है ना। अब मैं जो बातें आपको बता रहा हूं ये आपने समझ ली तो अभी आपका कल्याण हो जाएगा। पहले पार्ट से आप गलत सवाल नहीं करके आओगे। मौलिक अधिकार क्यों दिया भाई संविधान सभा ने? उसके पीछे क्या रीजन रहा? तो आपका आंसर होना चाहिए सर, मौलिक अधिकार लोगों की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए दिए। अब ये तो हमारे क्या था? मूल संविधान में था। और कर्तव्य क्या है मित्रों? कर्तव्य, अब इंदिरा गांधी ने यह सोचा 1971 का दौर था 1971 का कि हमने मौलिक अधिकार तो दे दिए लोगों को, स्वतंत्रता, पर कुछ लोग भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रति अपने निष्ठापूर्ण कर्तव्य को नहीं निभा रहे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? 42वां संविधान संशोधन 1976 कि लोगों को भी कुछ अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए। देश के प्रति मेरे क्या कर्तव्य है, मैं इसको सबके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊं। फिर एनडीपीएस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्या है? ये हमारे संविधान में इस पार्ट को ऐड करने के लिए पीछे रीजन है कि लोगों की आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आर्थिक व सामाजिक, हमारा जो संविधान है वो किस लिए बनाया? समाजवाद,
समाजवाद के मूल्यों की प्राप्ति करने के लिए, मूल्यों की प्राप्ति करने के लिए। फिर ये देखो अगला आ गया हमारे जो संविधान की एक प्रकृति भी है कि संविधान कैसा है, समाजवादी, सोशलिस्ट। कैसा है? सोशलिस्ट। और सोशलिस्ट क्या होता है भैया? सोशलिस्ट होता है कम समय में अधिक लोगों को कल्याण करना, अर्थात एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी? तो आपको ध्यान होगा जितने भी समाज में संसाधन, रिसोर्स हैं, उस पर समान रूप से सभी का अधिकार होगा, तो एक कल्याणकारी राज्य की क्या होगी? स्थापना। वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रांसिस क्या होती है? वयस्क, जो भी भारत में 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति हैं, जो भी भारत में 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति हैं, उसको मत देने का अधिकार है। क्या है? मत देने का। उसके लिए ऐसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो अमीर है, वो गरीब है, वो इस जाति का है, इस बिरादरी का है, इस तरह किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 21 साल का प्रावधान था कि भाई 21 वर्ष का होगा वो क्या करेगा? अपना मताधिकार देगा। वही हमारे राजीव गांधी जी, उन्होंने एक अमेंडमेंट किया 89 में। कब किया? 89 में 61वें संविधान संशोधन के तहत उन्होंने 21 की जगह 18 वर्ष की उम्र कर दी। कितनी? कौन सी? 21 की जगह 18 वर्ष की उम्र कर दी। ठीक है। फिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अब हमारा आ रहा है सेक्युलर कंट्री या सेक्युलर स्टेट्स। ये क्या होता है? तो आपको मैंने बता दिया, भारत में मैंने आते ही आपको बताया कि हमारा एक संविधान की बात करते हैं, वो लिखा हुआ है समानतावादियों ने। अब धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष मतलब है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। आपके दिमाग में बच्चों गलतफहमी घुसी हुई होगी कि भारत का तो एक धर्म है, वो है हिंदू। नहीं नहीं, ये आपका गलत है सोचना। भारत में किसी प्रकार का धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों का समान रूप से क्या करता है? आदर। क्या करता है? आदर। ठीक है ना। पर्टिकुलर भारत के लिए कोई भी धर्म नहीं है। इसलिए भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है? सकारात्मक है। क्या है? सकारात्मक। समझ रहे हो? भारत का पर्टिकुलर धर्म नहीं। मैं अब आपको बताता हूँ धर्मनिरपेक्ष से अपोजिट राज्य दो धार्मिक या रिलीजियस कंट्री कहलाती है। जैसे नेपाल है अपना एक पड़ोसी देश। विश्व में एकमात्र कैसा है? हिंदू राज्य है। कैसा है? हिंदू राज्य। तो उसको अपन धर्मनिरपेक्ष कंट्री नहीं कहेंगे। जैसे पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसा है? वो भी धार्मिक कंट्री है। कैसे? उन्होंने अपने धर्म को प्रधान माना और वहाँ पर मुसलमान या मुस्लिम है उनको क्या वरीयता दी गई, जबकि भारत में सभी धर्मों को बराबर समान रूप से या बराबर दर्जा दिया गया। फिर एकात्मक व संघात्मक, हमारा फेडरल सिस्टम या यूनियन सिस्टम को बात करें तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एकात्मक व संघात्मक तत्वों का सहयोग। अब सहयोग कैसे? तो मैंने आते ही एक ही लाइन प्रारंभ की कि भारत शांति काल में तो संघात्मक, वहीं जब आपातकाल की स्थिति है तो सब लगभग राज्य जो भी कानून बना रहे हैं सब कानून किसके पास चले जाएंगे? संसद के पास, अर्थात केंद्र सरकार के पास। हमारे संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी उल्लेख है जो भाग 5 में आर्टिकल 124 124 से लगाकर 147 में उसका उल्लेख है। तो ये बात भी स्वतंत्र न्यायपालिका क्या करती है? ये लोगों के मौलिक अधिकारों को, ठीक है ना, या उनसे संबंधित कोई भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उनके अधिकारों की क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। क्या करती हैं? रक्षा। फिर स्वतंत्र व लचीलेपन का मिश्रण, तो ये बात करता है किसकी? संविधान संशोधन की। हमारे संविधान में आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, शक्ति व अधिकार दिए गए हैं। कुछ हमारे संविधान संशोधन ऐसे हैं जो एक सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल मेजॉरिटी से। और कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जो
सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, कुछ ऐसे हैं वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं होते, उनका भी ध्यान। और जुडिशियल रिव्यू का भी हमारे संविधान में ये है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है फ्रेंड्स? जुडिशियल रिव्यू एक कोर्ट के पास स्पेशल पावर होती है आर्टिकल 137 के तहत। आर्टिकल 137, कोई ऐसा केंद्र सरकार कानून बना दे जो लोगों की स्वतंत्रता को हनन करता है तो उसको वो एवॉइड या जीरो घोषित कर सकती है। और विश्व शांति को समर्पण, हमारा देश पहले से ही गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित है और विश्व में ये क्या चाहता है? शांति। जैसे अपन ने, मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमने परमाणु परीक्षण किया तो भी इसका क्या था थीम? स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराते हुए बुद्धा, मतलब बुद्ध कैसे थे? शांत। तो उसी तरह से हमारा जो परमाणु परीक्षण है वो कैसा है? शांति का प्रतीक है। फिर आपातकालीन प्रोविजन आर्टिकल 352, 356 और 360, इसमें आपातकालीन प्रावधान है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और सिंगल सिटीजनशिप का मैंने बता दिया। एकल नागरिकता, हमारे देश में अमेरिका की तरह ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप, इसलिए राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखना। मैं फ्रेंड्स आपको दावा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि ये पॉलिटी आपने पढ़ ली तो आप ये समझो इसके बेस पे आप ग्रेजुएशन कर ली, क्या कर ली? आगे जाकर बीए कर ली, इतना मेरा दावा है। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। जी।